वार कर फेंके हैं ऐसे वैसे बहुत, और मेरा गुरूर सलामत रहे तेरे जैसे बहुत। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं टॉक शो विद पूजा सिंह। सियासत की लड़ाई, व्यक्ति छोटी छोटी सीढ़ियों से ही आगे बढ़ता है। आइए, आज हम बैठे हैं जिला के ऐसे एक सियासी राजा के साथ जिसने अपनी सियासत की लड़ाई अपने गुरूर पे लड़ी, और इन छोटी छोटी सीढ़ियों को चढ़ते हुए हम उन्हें आने वाले समय में अपने जिले की विधायकी की लड़ाई में एक बड़े चेहरे के रूप में देखेंगे। नमस्कार, अपने पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं हम इशराक भाई का। आपको भी नमस्कार, सलाम। आप सभी दर्शकों को, सभी लोगों को मेरा सलाम पहुंचे। ऐसे तो इशराक भाई हमारे लिए एक बार हमारे पॉडकास्ट शो में आए थे, लेकिन आज हम खुद चल के आपके यहाँ आए हैं और आपसे पूछना चाहते हैं कि आने वाली जो आपकी लड़ाई का आगाज है वो हो चुका है, और इसमें आपकी तैयारियां भाई कैसी चल रही हैं? देखिए, हम तो बहुत दिन से तैयार हैं, हमारे साथ साथ हमारी जनता भी तैयार है, और हमारी विधानसभा जो निजामाबाद लगती है उससे हट के पूरे जिले का आशीर्वाद हमारे, और ये हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि लोग हमको इतना चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं। ऐसा आपको मन में ऐसा आगाज हो रहा है कि आप इस लड़ाई में आएंगे और आपको अल्लाह मियां बहुत ही सफलता के लिए, तवज्जो के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा अंदर से ऐसी फीलिंग, पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है आपके अंदर? देखिए, विधायक बन जाने पे ही कोई कामयाबी नहीं है जी। लोगों को दिल जीत लेना ये कामयाबी है। अल्लाह ने मुझे ये दौलत बख्शी कि मैं लोगों का दिल जीता, और लोगों ने मुझे जो प्यार दिया, शायद कि किसी सांसद विधायक को प्यार नहीं मिलता। ये मेरे लिए बहुत बड़ी दौलत है, ये अल्लाह का रहमो करम है। जैसा कि जनता आपको पसंद करती है और आपका काफी नाम है और आप काफी मिट्टी से जुड़े हुए इंसानों में से एक माने जाते हैं जिले में, तो आपने बहुत सारी सियासी लड़ाइयां देखी, लेकिन कुछ तो आपका खुद का एडोरेशन पब्लिक के लिए रहा होगा, जो आज आप इतनी बड़ी लड़ाई में खुद को शुमार करने जा रहे हैं। देखिए, मैंने बचपन से ये सीखा और मैं ये परखा कि अगर सही मायने में इंसान है तो दूसरे के दर्द देख के उसको दर्द होना चाहिए। और मुझे बचपन से कमजोर, असहाय, गरीब जो थे उनको देख के दर्द होता था, और मेरे मन में ये लगता रहती थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा इनकी मदद करूं। और लोग जीने के लिए तो जी रहे हैं, सभी लोग जी रहे हैं, लेकिन मैं हट के जीना चाहता था। मैं शख्स बन के जीना नहीं चाहता था, शख्सियत बन के जीना चाहता था, क्योंकि शख्स तो मर जाएगा, उसे लोग भूल जाएंगे, शख्सियत मरने के बाद भी जिंदा रहती है। और हमेशा मुझे गरीबों को देख के ये तकलीफ होती थी कि अल्लाह ताला मुझे इतना दौलत दीजिए, मुझे इतना ताकतवर बनाइए कि मैं इनकी मदद करूं। तो मैं, अल्लाह ताला ने मुझे नवाजा, जो भी मुझसे हो चुका, मेरी हैसियत नहीं है, क्योंकि जितना मोहताज गरीब अमीर अल्लाह का, उतना मोहताज मैं भी हूँ। एक जस होता है, हिंदी में कहा जाता है जस। हाँ। मेरे हाथों से जस उनके तक पहुंचा दिया जाता था, ठीक है ना। वो जो भी हो सका ऊपर वाले ने मेरे हाथों से उनके तक पहुंचाया, और मैं उसमें सफल भी रहा, और लोगों की दुआ मेरे साथ है। बहुत सी मुसीबतें आई और मुसीबत टली भी गरीबों की दुआ से। और ऊपर वाला जब किसी पर मुसीबत डालता है तो एक इम्तिहान होता है कि मेरा बंदा कितना सब्र करता है, और सब्र करने वाले के साथ ऊपर वाला रहता है। मैं इतना ही कहूंगा कि मैं गरीबों को देख के जब परेशान होता था, और मैं आप लोगों के, आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा कि गरीब, यतीम, मजलूम, महिला, पागल, सबके लोगों, आप जो है सब लोग मदद करें। बिना मदद किए आप इंसान होने का अपने आप को साबित नहीं कर पाएंगे। गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेगा रंग किसी पे डाल कर देखो, मिट जाएगी आपके दिल की चुभन, किसी के पैर से कांटा निकाल कर। वाह वाह वाह। तो आप किसी के साथ हमदर्दी करेंगे तो आपके दिल, अगर दिल है तो दिल को सुकून मिलता है कि आप, मैं उस लायक अल्लाह ने मुझे किया, मैं लोगों के तक पहुंचा, लोगों के वक्त पे खड़ा हुआ। इशराक भाई, एक चुनावी मुद्दे पे आते हैं, जैसे कि बहुत सारी कंट्रोवर्सी इस समय एसआईआर को लेके मार्केट में चल रही है, कि बहुत सारे लोगों का नाम है, नहीं है, और बहुत सारे लोगों का जिनका नाम नहीं रहेगा वो कैपेबल नहीं होंगे वोटिंग के लिए। तो ये एसआईआर के ये जो पहेली चल रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके पीछे इसका क्या मकसद है मैं नहीं जानता,
लेकिन SIR से कुछ फायदे भी हैं। मैं नहीं कि मैं विपक्ष कहूं तो कह दूं कि सरकार गलत कर रही है। SIR में मैं छोटे से गांव में रहता हूं, मेरे यहाँ लगभग 60-65 नाम ऐसे थे जो मर चुके थे या डबल थे, उसको मैं 10 साल से कटवा रहा तो नहीं हुआ। अब SIR से वो नाम कट गए, जब वो कटेंगे तो नए लोग जुड़ेंगे। जी जी। तो नए लोग जुड़ रहे हैं, कहीं फायदा है तो कहीं नुकसान है। अगर नाम कट रहा है तो लोकल एजेंसियों की कमी की वजह से कटेगा, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है, ऐसा ना कुछ उसमें नुकसान होने वाला, कुछ नुकसान नहीं। तो फिर आप शेर की दहाड़ के साथ SIR के मुद्दे को किनारे करते हुए और इस युद्ध के मैदान में कूदेंगे और हमें लगता है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं पूछना चाहूंगी कि जिस भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, वहां की जनता जनार्दन के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के थ्रू? मैं संदेश यही दूंगा कि मेरी जनता ये चाहती है, बुजुर्ग हो, आज भी मैं एक बुजुर्ग 75 साल के मिले, बोले बाबू हम आपको विधायक के रूप में देखना चाहते। बहुत से बुजुर्ग लोग जो है बेचारे ख्वाब देखते देखते चले गए दुनिया से, और उनकी दुआ है कि मैं विधायक बनूं, और मुझे आशा उम्मीद है कि उनकी दुआ ऊपर वाला जरूर सुनेगा, और मैं जिस दिन बन गया उनके सपनों को साकार करने में पीछे नहीं हटूंगा। और आपसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप 2 दिन मेरे लिए निकाल के मेरी विधानसभा में दौड़ा करें। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पूरी टॉक शो की टीम आपके लिए बिल्कुल हमेशा 24/7 चुनावी माहौल में आपके लिए खड़ी रहेगी और हम बिल्कुल आपका सपोर्ट करेंगे। शाद भाई, जैसे कि आप एक तजुर्बेकार व्यक्ति हैं, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। ये जो बनारस में घाटों को और कुछ चीजों को लेके एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, इसकी क्या सच्चाई, क्या हकीकत, आपने क्या एनालाइज किया कि क्या चीज? देखिए, इस दौर में बोलने में बड़ा डर लगती है, क्योंकि हम किसी जात समुदाय से आते हैं, अगर हम बोल देंगे तो बहुत बखेड़ा बन जाएगा। लेकिन हिंदुस्तानी होने के नाते दर्द होता है, चाहे किसी भी धर्म का नुकसान हो, किसी धर्म का अपमान हो, हम हिंदुस्तानी हैं। हम अपने हिंदुस्तान में इस तरीके की चीज को देख के दिल में दर्द महसूस करते हैं। अब आस्था की चीज है, अब आस्था बनारस ही लोगों की एक आस्था थी, उसमें भी आक्रमण हो रहा है या उस पर वार हो रहा है, तो सीधे सीधे आस्था पे वार है। इसमें हमारा बहुत बोलना उचित नहीं होगा। बहरहाल लोग जागे, क्योंकि छोटी छोटी बात है, क्योंकि हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे बेलगाम हैं, 2 कौड़ी के आदमी जो चट्टी चौराहा पर हिंदू मुसलमान की बात करेंगे, सभी समुदाय, और माहौल को बिगाड़ने की बात करेंगे। इसी जगह हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, चाहे हिंदू की हत्या हो, चाहे मुसलमान की हत्या हो, हत्या है, उसका निंदा करना चाहिए। बांग्लादेश में एक हत्या हुई जिसको इतना प्रोपेगेंडा किया गया, इतना खूब उड़ाया गया। हमें भी तकलीफ हुई कि बांग्लादेश में इस तरीके की घटना हो रही है, उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए हमारे देश को। लेकिन जिस तरीके का काम यहाँ हो रहा है, इतना चिल्लाए लोग। यही इलाहाबाद में शंकराचार्य जी, वो भी एक मराठी से एक साधु हैं, एक हमारे लिए आदर्श हैं। उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके लिए कितने हिंदू लोग खड़े हुए, किसी का पता नहीं, कितने चैनल खड़े हुए, जो बड़े बड़े चैनल है उनको खड़ा होना चाहिए था। जो सत्य है उसको सत्य कहना चाहिए, जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए। वो हम इस देश के वासी हैं, इसलिए हमको तकलीफ है किसी धर्म गुरु के साथ इस तरीके की घटना गलत है। जैसे कि आपकी बातों से सत्यता जाहिर हो रही है, मुझे जैसे मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगी कि देश मुझे लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम में नहीं बल्कि पार्टियों में इस समय विभाजित हो गया है भारत देश हमारा। और पार्टियों के, कोई ना हिंदू है या ना कोई मुसलमान है, पार्टियों में विभाजन है। और जिस पार्टी के कोई विपक्ष का है तो अगर वो कुछ भी करता है तो गलत है, पक्ष का है तो वो कुछ भी करता है तो सही है। तो ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना होकर अब देश हमारा भारत जो है वो सामाजिक पार्टियों में बदल गया है। क्या ऐसा आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा है इंडिया? देखिए, ऐसा नहीं है। लोग बांटने की कोशिश करते हैं, रंग देने की कोशिश करते हैं। मैं रोड पे नहीं रहता, ग्रामीण अंचलों में रहता हूँ। जितना ये लोग हिंदू मुसलमान नफरत की बातें फैला रहे हैं, पॉलिटिकल लोग जो है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, गांव देहात में चलिए, कहीं हिंदू मुसलमान नहीं है। हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी, हम एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे के सुख दुख में खड़े हैं। तभी ग्रामीण अंचलों में कहीं नहीं है। जो भी आपको मिलेगा चट्टी चौराहे पे मिलेगा और डिबेट पे मिलेगा। डिबेट पे न मिले
तो कोई नाम लेने वाला हिंदू मुसलमान का नहीं रहेगा कि हिंदू मुसलमान है, हम भारतीय, बस इतना लोग स्वतंत्र रहेंगे। देश का बंटवारा जैसा कि 1947 में हो चुका था और गांधी जी ने कहा कि जो लोग इंडिया में रहना चाहते हैं वो इंडिया में रहें और जो लोग देश से बाहर जाना चाहते हैं चले जाएं। तो जो भी इंडिया में रह गए वो हिंदुस्तानी थे, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। तो कितनी जितनी कंट्रोवर्सीज मुस्लिम को लेके है उतनी सिख धर्म के भी यहाँ रह गए जिनको खालिस्तान चाहिए था, ईसाई भी रह गए और भी अदर देशों के लोग यहाँ पे रह गए जिन्होंने अपने देश को नहीं बांटा, वो हिंदुस्तानी कहलाए। तो फर्स्ट पहले हम हिंदुस्तानी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, गांधी जी जैसा इंसान दोबारा पैदा नहीं हुआ। गांधी जी कमजोर घर के नहीं थे, अच्छे घर के थे। उनको क्या जरूरत थी देश के लिए लड़ने की? पॉलिटिक्स पढ़े थे, वह सुख भोग सकते थे, लेकिन उनको गुलामी पसंद नहीं थी, हिंदुस्तान के लोगों का दर्द पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने इसका बीड़ा उठाया। उनके साथ साथ गरम दल, नरम दल सभी लोगों ने जुट के, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोगों ने मिल के देश की आवाज को लब्बैक कहा, एक साथ मिलाया, तब देश आजाद हुआ। और गांधी जी बहुत चालाक थे कि उन्होंने ये बात प्रस्ताव रखा कि जो जाना चाहे रह जाए या नहीं चला। अगर यहां से मुसलमान चला जाता, ये आपके चैनल से कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, अगर यहां से मुसलमान चला जाता तो यहाँ के दलित, शोषित, बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड वो चीज झेलते जो यहाँ के मुसलमानों को लोग झेलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो मुसलमानों का आसान मानने को रुक गए, वही झेल ले रहे हैं। और ये सब बहुत दिन ले चलेगा नहीं। हमारा भारत महान है और हमारे भारत के लोग महान हैं। और अभी भी 2-4% छोड़ के तमाम हिंदू भाई जो सेकुलर हैं, हमारी लड़ाई को अपनी लड़ाई मानते हुए आगे आके लड़ते हैं। मैं ऐसे देश में रह के अपने आप को गर्व महसूस करता हूं। हमेशा लोगों में कंट्रोवर्सी होती है कि ये मुसलमान हैं, इनके में भारत देश को लेके देशभक्ति का जज्बा नहीं है। इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अक्सर मैंने डिबेट पे देखा है कि संविधान कि कुरान जी, तो मैं कहूंगा कि दाहिनी आंख चाहिए कि बाईं चाहिए? आंखें तो दोनों चाहिए। दोनों चाहिए। तो संविधान भी हमारे लिए प्यारा है, कुरान भी प्यारा है। संविधान आया 1947 के बाद, आजादी के बाद 1950 में कायम हुआ जी। कुरान 1400 साल पहले आया, हम 75 साल पहले आजाद हुए। कुरान हमको ये इजाजत देता है कि जिस मुल्क, जो संविधान कह रहा है, वो संविधान की बातें कुरान पहले कह चुका है कि जिस मुल्क में हो उस मुल्क के ऊपर अपने आप को फना कर दो, उस मुल्क के साथ वफादारी से रहो। उस मुल्क के साथ अगर कोई आक्रमण कर रहा है तो आप अपने मुल्क के साथ खड़े होके, सामने वाला मुसलमान है कि कौन है उससे मतलब नहीं, आप अपने मुल्क के साथ मिलकर उसकी लड़ाई करिए, अपने मुल्क की हिफाजत करिए, अपने मुल्क की तरक्की के बारे में सोचिए। आज हिंदुस्तान का मुसलमान भारत को मजबूत करने में आज भी बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। शायद वहां तक लोगों की निगाह नहीं पहुंच रही है, दिमाग नहीं जा रहा। मैं बता रहा हूं, भारत के 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ जो भी मुसलमान विदेश में है, वह पैसा भेजता है, भारत हमारा मजबूत होता है। वो पैसा भारत आता है तो भारत हमारा मजबूत होता है। हम कहां भारत को कमजोर करने की बात कर रहे हैं? आप हमारे ऊपर यकीन करिए, जो भी मिलिट्री फोर्स है उसको जाति धर्म में मत बांटिए, उसमें मुसलमानों को भी भर्ती करिए। मुसलमान सबसे पहले अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हुए भी हैं। और हमारे भारत की जो सेना है वो दुनिया की बेस्ट सेना है, इसमें कोई शक नहीं। हमारा भारत महान था, महान है, महान रहेगा। आगामी चुनावों में जैसा कि कहा जाता है, बहुत सी लोगों का ये कहना है कि सारी 10 की 10 सीटें किसी एक ही पार्टी को आजमगढ़ की जनता अलॉट करा देती है। तो क्या ये जनता की चॉइस है कि ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, या विपक्ष वाले इसको क्यों इतना कंट्रोवर्सी का शिकार बनाते हैं कि हमारी 10 की 10 सीटें तो इस पार्टी की नहीं, इस पार्टी में चली जाती हैं? ये एक कंट्रोवर्सी का विषय है। तब भी तो नहीं सुधार कर पा रहे हैं लोग। आजमगढ़ के लोग सेकुलर हैं, कट्टरपंथी पसंद नहीं करते जी, नफरत की बात पसंद नहीं करते। ये 1857 में पहला जिला है जो आजाद भी हुआ था जी, एकता और ताकत के बल पे। तो उसी हिसाब से यहाँ कट्टरपंथी की कहीं भी जगह नहीं। सेकुलर बनेंगे,
सीट का बंटवारा हो जाएगा, ले जाएंगे। जब तक सेकुलर नहीं रहेंगे समाजवादी पार्टी जीतती रहेगी। तो जैसा कि जनता में है कि एक बार दूसरी टीम को भी मौका दिया जाए, तो ऐसा कब मुमकिन है कि सिर्फ समाजवादी ही आजमगढ़ से जीतती है, कभी बसपा या बीजेपी या कोई अन्य दल के लोग यहाँ से नहीं जीत पाते हैं और समाजवादी का ही परचम हमेशा फहराता है? तो ऐसा क्या कुछ ऐसा आप लोगों के पास कुछ ऐसा मूल मंत्र है जो कि आप लोग जनता में बांटते हैं कि आप ही की सरकार बनी रहे, या विपक्षियों का ये कहना कि हमारी सरकार को लोग नहीं पसंद करते? बसपा भी जो है यहाँ से जीती है 4-5 सीटें निकाली है। देखिए, आज आपके पास मौका है। अगर आपकी सीट नहीं निकली है, 10 विधायक 2 सांसद है, 12 के 12 समाजवादी पार्टी के पाले में, आप सरकार में हो, भले विधायक सांसद नहीं, आप कुछ आजमगढ़ में ऐसा कर जाओ लोग आपकी तरफ तवज्जो करें, आपकी तरफ मुड़े। आपने किया क्या? यहाँ कमिश्नर नेताजी लाए, महिला हॉस्पिटल नेताजी लाए, और यहाँ पर पीजीआई नेताजी लाए, चीनी मिल का सुधार यहाँ हुआ, रोडवेज का सुधार यहाँ हुआ, जेल का सुधार यहाँ हुआ, रोड का सुधार यहाँ हुआ, रोड का शहर की खूबसूरती सपा सरकार में बढ़ाई गई। तो आप भी तो कुछ करिए कि लोग आपसे मुतस्सिर हो कि हाँ भाई जो है ये भाजपा के लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। एक यूनिवर्सिटी वही लाए है, ठीक है, यूनिवर्सिटी वही लाए, उसको कितने दिन बुझाया जाए? नेताजी सर्किट हाउस बनवाए, नेताजी हवाई पट्टी बनवाए, सबको समाजवादी पार्टी ने किया। तो जनता इतनी आजमगढ़ की जागरूक है। पूर्वांचल में जितनी रोडें हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनवाई गई हैं। ये एक बहुत बड़ा गौरवान्वित विषय है कि हमें कहीं भी जाने के लिए रोडें बहुत बेहतरीन बनी हुई हैं। तो ये भी तो देखिए, रोडें जो आज हम लोग 3 घंटे का सफर में लखनऊ पहुंच जाते हैं, इसकी शुरुआत किसने किया था? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री थे। नहीं कहते कि वो अपने घर से कर रहे हैं, माननीय योगी जी अपने घर से कर रहे हैं, जो भी है सरकार कर रही है, सरकार जनता के हित में करती है। इसमें जमीन के एक्वायरमेंट्स अखिलेश जी कर चुके थे, सरकार बदल गई, तो जो प्रोजेक्ट था उनको अच्छा लगा, उन्होंने उसको बढ़ाया, इसके लिए धन्यवाद। हम लोगों को आसानी हुई। रोडें आप कह रही हैं कि पूर्वांचल में बना, मैं कह रहा हूं कि हम जहां हैं वहां नहीं बना। आप आजमगढ़ डीएम साहब के आवाज से चलिए, आज निजामबाद आइए, निजामबाद से चलिए फूलपुर चले, देखिए क्या हाल है रोड का। विधायक हमारे जरूर है, लेकिन पीडब्ल्यूडी सबसे बड़ी कार्यदायी संस्था है। वो रोड पीडब्ल्यूडी को है, सरकार पीडब्ल्यूडी को पैसे बहुत देती है और सरकार के अंडर में पीडब्ल्यूडी आती है। इतने दिन से चिल्को हो रहा, सदन में उठ रहा, लोकसभा में उठा, विधानसभा में उठा, रोड क्यों नहीं बन रही? आप देखेंगे मिर्जापुर ब्लॉक तक चौड़ीकरण बढ़िया रोड बना है, उतना क्यों, किस कारण से छोड़ दिया गया? लेकिन अभी तो आप, जैसा कि आपको भी पता होगा कि जिले में जो भी सरकार, आपके जो आजमगढ़ के आसपास के क्षेत्र में सपा की ही सरकार है, तो ये जो रोडें नहीं बन रही है, ये हमारे जिले के सांसद और विधायक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इन्होंने सदन में उठाया। अच्छा, सदन में आपने देखा होगा, कार्य दरोगा सरोज भी उठाए, आलम साहब भी लिख के दिए हैं, आलम साहब भी उठाए, डीएम से मिले, हमारे जिले के तराजा डीएम साहब, उनको देखना चाहिए ना कि हमारी प्रजा सुखी है कि नहीं। तो लेकिन डीएम साहब अगर हमारे सांसद और विधायक एक बार डीएम साहब से सवाल को करें, मिल चुके हैं, कई बार शिकायत कर चुके हैं, ऐसा नहीं। लेकिन डीएम साहब तो हर 6 महीने साल भर पे कोई ना कोई नया आता है, बट सांसद और विधायक जो एक बार हो जाते हैं वो 5 साल तक रहते हैं। आदमी बदलता है, सीट तो वही है, कार्यदायी संस्था तो वही है, कागज तो वही दौड़ेगा, पीडब्ल्यूडी विभाग तो है नहीं यहीं पे। वो पीडब्ल्यूडी को रोड नहीं होता तब ये कहते कि नहीं बना, पर कोई दिक्कत नहीं है, सांसद निधि विधायक निधि बनता। पीडब्ल्यूडी को रोड पे सांसद विधायक निधि कैसे जाएगी? जिस क्षेत्र से आप चुनाव के लिए लड़ना चाह रहे हैं, उस क्षेत्र में आप क्या क्या डेवलपमेंट आने वाले समय में चाहेंगे कि आपके विधायकी जीतने के बाद, और अगर आप विधायक बन गए तो वो चीजें आपका डेवलपमेंट ऊपर वाला अगर नसीब में होगा तो होगा, तो भी तो आपके मन में कुछ तो एक ग्राफ होगा कि मैं इन चीजों पे काम करूंगा। ग्रामीण अंचल से आता हूँ, मुझे मालूम है कि क्या करना है। सबसे पहली बात, आज के दौर में रोड बहुत जरूरी है सबके लिए। गांव में नाली रास्ता जरूरी है, गांव में विद्युतीकरण जरूरी है, बिजली इंसान की एक जरूरत बन गई है। अगर बिजली नहीं मिलेगी तो आदमी बेकार हो जाता है। तो जहां मैं रहूंगा, जब वक्त आएगा तब बयान लेंगे तो मैं बताऊंगा कि क्या क्या करना है, लेकिन जो बुनियादी ढांचा है मुझे सब मालूम है कि क्या करना है।
बच्चियों को स्कूल है, बच्चों को स्कूल है, डिग्री कॉलेज है, ये सब मेरे प्लानिंग में है, लेकिन पहले ऊपर वाला मौका तो दे। इन सब चीजों को छोड़ के मैं आपसे अपने युवा वर्ग का जो JNY वाली जनरेशन है, जो कि आज बहुत ही उम्मीद लगा के सरकार से बैठी है कि उसको नौकरी कब मिलेगी, तो क्या ये सपा सरकार आने के बाद यूपी में फिर से उसी तरह नौकरी की लहर दौड़ेगी जैसा कि 14, 15, 16 में दौड़ी? 100% सरकार बदली, नौजवानों का भविष्य सुधरा। 100%। और एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट चल रहा है, ये छात्र संघ चुनाव, यूनियन जो चल रहा है, स्टूडेंट यूनियन, शासक चुनाव भी होगा, समाजवादी उसकी सरकार, बहाली, क्योंकि ये राजनीति की नर्सरी है जी, ये यहाँ से ये संघर्ष करके निकलते हैं, यही जाके यही तो नेता ये बनते हैं। सब सक्सेस नहीं होते, 100 में 20 तो सक्सेस होते हैं, 80 फेल होते हैं, लेकिन जो सक्सेस होते हैं वो समाज की सही दिशा दिखाते हैं। 2020 से छात्र संघ चुनावों को बंद कर दिया गया और ये बहाना लगाया गया कि कोविड में अब छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद लोकसभा विधानसभा के कई बार चुनाव हुए, लेकिन छात्र संघ चुनाव की बहाली अभी तक नहीं हुई। और अगर हम नर्सरी में ही, नर्सरी जैसे आपने कहा कि नर्सरी है, तो नर्सरी से ही एडमिशन लेना बंद कर देंगे तो हम लोग हाई स्कूल, इंटर, BA तो कैसे कराएंगे? फिर वही, क्या आपकी सरकार, फिर वही लोग आएंगे जैसा लोग चाहते हैं, हाँ पढ़े लिखे नहीं आ पाए। हाँ, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। छात्र संघ चुनाव से लड़के आएंगे तो वो कम से कम कॉलेज एरिया से आएंगे, वो डेवलप्ड होंगे, वो एजुकेशन हासिल करेंगे, और एजुकेशन हासिल करने वाले ही कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएंगे जो कि छात्र संघ का चुनाव लड़ेंगे। और वो छात्र संघ नेता जब आपकी सत्ता में आएंगे तो फिर आपके देश की लहर की बात कुछ और होगी। तो इन चीजों को जो सरकार अभी है वो भी समझे और आने वाली सरकार भी समझे। तो कृपया आप लोग छात्र संघ चुनाव को, क्या भाई आप सपोर्ट करेंगे? मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो हमारे छात्र संघ भाइयों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि हमारे शाख भाई पर्सनली ये बात एक बार सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे कि छात्र संघ चुनाव जरूर होने चाहिए। और भाई मैं ये आपसे एक बात ये जानना चाहती हूँ कि महिलाओं के लिए, जैसा कि मैं एक पर्सनल इशू पे भी आपको बता रही हूँ कि बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि महिलाओं के शोषण के विरुद्ध कार्य हो रहा है, महिलाओं की बातें, लेकिन जैसा कि अभी कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि महिलाओं की बात उतनी नहीं सुनी जाती चौकी कोतवालियों में जितना कि पुरुष वर्ग जाके हावी होता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहने के लिए सरकार ने बहुत कुछ कही है और बहुत कुछ सुनने में आ रहा है। जीरो टोल पे उन्होंने काम करना शुरू किया, अपराध खत्म हो गए, उत्तर प्रदेश छोड़ दिए। अगर सरकारी डाटा उठा के आप देखेंगे, 72 जिले में 72 जगह पैर छेदे जा रहे हैं। कहां से अपराधी आ रहे हैं? आज 9 साल से आप छेद रहे हो, आप कह रहे हो कि अपराधी भाग भी गए, तो आ कहां से रहे जी? इतनी बड़ी घटनाएं आजमगढ़ तीसरे चौथे दिन यहाँ एक न एक घटना हो जाती है। तो आखिरकार इससे लोग कहाँ मिल जाते हैं? आप खत्म करने की बात कर रहे हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। मैं अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप पत्रकार हैं, सरकारी डाटा निकाल के आप देखेंगे तो वही मिलेगा। देखिए, मुंह से मैं कुछ कह दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी कह दे, माननीय प्रधानमंत्री जी कह दे, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी झूठा इल्जाम कहते नहीं झूठा है, इससे नहीं होगा, डेटा से होगा। जो डेटा आपको मिले वही सही है। जैसा कि सपा राज में कहा जाता था, देखिए हम आपको बता दें, मकर संक्रांति चली गई जी, और मकर संक्रांति में पतंग उड़ाया जाता है जी। जब दो लोग पतंग उड़ाते हैं तो पतंग को नजदीक लाते हैं जी। वो पतंग ये सोचते हैं कि हमको मिलाया जा रहा है, उनको ये पता नहीं कि हमको लड़ाया जा रहा है। तो ऐसी भाषा बोल के लगता है कि मिलाया जा रहा है, लेकिन उनको खत्म किया जा रहा है, कटाया जा रहा है। संविधान की बात सब लोग करते हैं, प्राइवेशन करके, प्राइवेट करके आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। तो संविधान का कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है जी। संविधान के जब आप प्राइवेट नहीं करेंगे, सरकारी रहेगा, तभी आप आरक्षण लागू कर पाएंगे। उसमें प्राइवेट चीज होगी तो हम मालिक हो गए, हम उसमें आरक्षण क्यों देंगे? फिर हमको तो जिसको रखना होगा उसको रखेंगे ना। ये मोस्ट बैकवर्ड, अनुसूचित, इन लोगों को सबको सोचना पड़ेगा कि बाबा साहब भीमराव जी ने जो संविधान बनाया, संविधान में सभी लोगों की व्यवस्था दी गई। और सरकार है, कोई भी सरकार हो, कोई परमानेंट कानून नहीं है, इसको आपको ऊपर उठाने के लिए बनाया गया। अगर आप सामान्य वे में हो गए तो हटा दीजिए प्रस्ताव ला,
इस तरीके से बाबा साहब के संविधान को रुसवा करने का किसी को अधिकार नहीं है। लोग कहते हैं कि ऐसे तो संविधान संविधान लोग चिल्लाते हैं, लेकिन जब अपनी कौम के ऊपर बात आती है तो कहते हैं कि हम शरीयत का नियम मानेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे। संविधान को बिल्कुल, शरीयत ही संविधान को मना रही है। हमारी शरीयत में ही है कि जिस मुल्क में हो उस मुल्क के कानून को मानो, उसके तौर तरीके से रहो, वहां के लोग उस देश के लिए कुर्बान हो जाओ, शरीयत ही कहती है। और जो 3 तलाक का नियम है, मैंने आपको पहले बता दिया था, इतना आसान नहीं है 3 तलाक जैसे दे दे फटाफट, उसका एक तरीका है। उस पिछले न्यूज में आप देखेंगे तो मैंने बताया था कि स्टेप बाय स्टेप ऐसे, जैसे कि ये कहा जाता है जैसे 3 तलाक तो शरीयत में है, बट उसके बाद अगर प्रॉपर्टी पे मैटर आता है तो फिर हम हिंदुस्तानी संविधान को मानते हैं कि अगर उसके बाद प्रॉपर्टी के बंटवारे का मैटर आता है। ये शरीयत में भी लड़कियों का हिस्सा है जी। अच्छा, बहुत पहले से मोहम्मद साहब ने इसमें सब लगाया जी। शरीयत में बच्चियों का हिस्सा, आज ये लोग अब जो है 10-20 साल से ना लड़कियों का हिस्सा लग रहा है, इस्लाम में शुरू से। अच्छा, शरीयत बड़ा बच्चियों का हिस्सा है शुरू से। ये कौन कह दिया कि नहीं इस्लाम में नहीं? अच्छा, आपने हिंदू ग्रंथ भी बहुत सारे पढ़े हैं, ऐसा मुझे आपकी उससे पता चला बायोग्राफी से कि आपने हिंदू बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं। तो आपने रामायण महाभारत भी पढ़ा होगा जी। रामायण का एक फारसी अनुवाद है, उसका नाम, अब उसके बारे में तो नहीं, फारसी नाम नहीं, अब्दुल फजल ने लिखा था, उसको नहीं पढ़ पाया था। रज़्मनामा के नाम से, वो रामायण ही है जिसको रज़्मनामा के नाम से जाना जाता है। इसकी जो आपकी जो पुरानी है जी, जो इसको मैंने देखा, महाभारत पूरी पढ़ा, लेकिन उसमें सही मायने में जैसे पिक्चर देखी जाती है जी, तो पिक्चर में अच्छाई भी है बुराई भी है जी। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अच्छाई दे रहे हैं बुराई दे रहे हैं। हाँ, कुछ लोग एंजॉय करने जाते हैं, डांस देखने, नाच देने, गाना सुनने, कुछ लोग उसकी स्टोरी पे अमल करते हैं कि क्या समाज में इसको हम स्थापित करें। तो रामायण महाभारत में बहुत अच्छी चीज है जिसको हम लागू करके सामंजस्य बना सकते हैं और देश को आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं। सपा सरकार में और बीजेपी सरकार में अंतर में ये कहा जाता है कि सपा में सत्ता के हाथ में प्रशासन और बीजेपी में प्रशासन के हाथ में सत्ता। इन दोनों वाक्यों पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर उस पर खुश है लोग तभी तो बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। अगर उससे खुश है प्रशासन के हाथ में रह के तभी तो सरकार बना रहे हैं, उस पर हम क्या कहें? तो आप भी इस चीज को मानते हैं कि प्रशासन के हाथ में सत्ता होती है बीजेपी की सरकार में, और सपा में सत्ता के हाथ में प्रशासन होता है? ये सत्ता के हाथ में प्रशासन होना ही चाहिए, चाहे किसी की सरकार हो जी। ये तो हम बैठे हैं, ये हमारी कड़ी है व्यवस्था देखने के लिए। अगर व्यवस्था में कहीं कमी है तो वो हमको सुझाव देंगे, हम उस पर अमल करेंगे। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए, सत्ता का कोई भी हो, कि शांति व्यवस्था बनी रहे, देश प्रदेश हमारा उन्नति के रास्ते पे जाए। हम किसी उच्च पद पे बैठ के उसकी खिल्ली उड़ावें, ये अच्छा नहीं। पद बहुत भाग से मिलता है, बहुत नसीब से आपको नेतृत्व मिलता है, उसको इस तरीके से करिए कि लोग आप चले जाओ तब भी याद रखें। मैं तो यही कहूंगा कि खुद को तोहफा बनाना नहीं चाहिए, इन लोगों का यूं मुस्कुराना नहीं चाहिए, जिस जगह जाके इंसान छोटा लगे उस बुलंदी पे जाना नहीं चाहिए। वाह वाह वाह। अच्छा इशाक भाई, बस एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये तो आपकी क्षेत्र निधि है भाई, कि हम अगर किसी चीज की दौड़ में दौड़ रहे हैं तो हम अपने आप को ही विजेता सोच के ही दौड़ेंगे, नहीं सोचेंगे हम भी दौड़ रहे हैं लेकिन सामने वाला विजेता होगा। ये आपका क्षेत्र है। आजमगढ़ सदर से आने वाले समय में आप सांसद और विधायक के रूप में किन किन चेहरों को देख रहे हैं? सांसद तो धर्मेंद्र जी ही, विधायक दुर्गा प्रसाद यादव जी। आने वाले चुनाव में रिपीट हो जाएगा? पूरा कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस एकदम है। यही लोग नहीं, अगर बदल गया तो नहीं बदलेगा। अच्छा, कॉन्फिडेंस है, जनता पूरा विश्वास है। जो काम वो लोग कर ले रहे हैं, यही पहले ही चुनाव होता था ना कि सांसद बाहरी आएंगे भाग जाएंगे जी। लोकल सांसद रह के इतना नहीं कोई दौड़ रहा होगा जितना धर्मेंद्र यादव दिल्ली और मैनपुरी, इटावा, लखनऊ और आजमगढ़ किए रहते। आजमगढ़ में लेकिन नहीं दिखते हैं। आजमगढ़ में नहीं दिखते, अभी तो 3 दिन लगे हैं, कल तो गए, परसों रात में
और कल फिर आ जाएंगे। आम जनता की शिकायत है कि धर्मेंद्र यादव दिखते नहीं आम जनता के बीच में। धर्मेंद्र यादव पूरे जिले में थोड़ी दिखेंगे, अपनी लोकसभा में दिखेंगे ना। जी अभी सगड़ी में थे, परसों गोपालपुर में थे, लेकिन जिले में अभी आपने देखा वहाँ हरिहरपुर गए थे जहाँ मकान टूटा है, वहाँ बल्कि वो गिर भी गए थे। अच्छा, चीख में बच के गिर भी गए थे। और क्योंकि मैं अगर मुबारकपुर में भी गए थे, वहाँ क्रिकेट क्या वॉलीबॉल था उद्घाटन था, वहां भी गए थे। तो बराबर रहते हैं और महीने में 3-4 मरतबा तो वही जाता। अभी देखिए परसों बैठक है जिला कमेटी, डीएम साहब भी रहेंगे, उसमें भी सदर का जो सांसद होता है उसी की अध्यक्षता में होती है। कल आ जाएंगे, रहेंगे 2 दिन। अभी तो परसों गए, फिर 2 दिन में आ जा रहे हैं। तो मतलब काफी काम उन्होंने जिले में किया है। काम नहीं कर रहे, काम कहाँ से कर पाएंगे? निधि जो है वही तो करेंगे। निधि से ही ना कर पाएंगे, काम तो सरकार करती है। मतलब निधि नहीं आ रही है क्या? निधि जो आ रही है 5 करोड़ आ रही है, 5 विधानसभा में है, तो आप मान लीजिए 1 करोड़ रुपया, उसमें भी 18% टैक्स के हिसाब से 70, 72, 75 लाख रुपया मिलेगा एक विधानसभा में। अब 75 लाख में आप जो है 7 किलोमीटर अगर सीसी रोड बना दिए, 10 लाख रुपया पर 100 पे होता है, 1 किलोमीटर में समाप्त हो जाएगा। सॉरी 5 लाख रुपया 100 मीटर पे लगता है। अब 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर बना दिए, 50 लाख वहां से लगे, ज्यादा 1.5 किलोमीटर। हम लोग अपने चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से गुहार लगाएं कि सरकार निधि को बढ़ाए। सरकार उत्तर प्रदेश नहीं बढ़ा सकती, उनकी भारत सरकार बढ़ाए। भारत केंद्र सरकार से ये गुहार लगे कि सरकार निधि को बढ़ाया जाए और उनको दे, तब ना विकास होगा। एक विधानसभा में 5 करोड़ मिलना चाहिए, 25 करोड़ होना चाहिए जी, तब जाके कुछ लगेगा कि हाँ सांसद भी कुछ कर। लेकिन ये जो इतना सारा टैक्स और बिजली के बिल पे इतना सारा प्रोपेगेंडा सब कुछ हो रहा है और निधि घट रही है, ऐसा ये क्या कुछ असमंजस वाली स्थिति नहीं है? सरकार की योजना है भाई, सरकार जाने। नहीं, पानी पे टैक्स देती है जनता, मकान पे देती है, रोड पे देती है। आप सांसद निधि, विधायक निधि देते हैं जनता के विकास के लिए जी, उस पे जीएसटी क्यों लगाए? वो पैसा बचता तो वो जाता ना जनता के बीच में, कम से कम उस पे तो जीएसटी नहीं लगाना चाहिए। क्या सोच है? हम लोग क्या कर सकते हैं? चिल्ला सकते हैं, कह सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, रोड में भी नहीं जा सकते। लोकतंत्र बचा ही नहीं। अभी मार के जेल में बंद कर देंगे, नोटिस आ जाएगी, गंगेटर लगेगा, गुंडा लगेगा। वही प्रशासन के हाथ में सत्ता वाला मैटर हो गया। तो बिना डायरेक्शन के प्रशासन थोड़ी कर पाएगा। डायरेक्शन होगा इस तरीके का ना। आज सही मायने में ये सब कहने की बात नहीं है, लेकिन आप छेड़ दिए बता रहा हूं, आप खुफिया तरीके से तहसील में चले जाएंगे, कलेक्ट्रेट में चले जाएंगे, किसानों, नौजवानों, मजदूरों की क्या हाल है। जो बेचारे 1500 में काम करा लेते थे, आज 20,000, 25,000, 30,000 रुपए पैमाइश के लिए इतने इतने रुपए ले लेते हैं। और हम लोग जब पता चलता है, जब हम लोग चढ़ते उड़ते हैं, तब जाके थोड़ा सा काम होता है। इसे कोई बोल्ड ही नहीं है, मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं सब, देखने वाला कोई नहीं। सदर में तहसीलदार से लेके एसडीएम सब जितना व्यस्त रहते हैं, सदर के लोग इतना काम रहता है सरकार का, जो बेचारे भागते ही रहते। जब बैठेंगे तब तो फाइल घसेगी। बहरहाल जैसे चल रहा, ऊपर वाला एक ना एक दिन सबके लिए अच्छा दिन लाएगा, इस आशा उम्मीद के साथ हम लोग जी रहे हैं। और जो लोग मंद बुद्धि के हैं, दिशाहीन है, एक दिन उनको भी भगवान सद्बुद्धि दे, वो सब लोग इंसानियत के रास्ते पे चले, इंसान बन के जिए। मुझे लगता है कि भाई ने इशारों में आप लोगों को पूरी सत्ता का जो गणित था वो समझा दिया होगा, और मुझे लगता है कुछ समझदार लोग इसको समझ गए होंगे। हमारे साथ बने रहे, हम लोग फिर इशाक भाई के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।